साथियों जिंदाबाद, जोहार। मैं देवरावेन। आज के लाइव वीडियो में एट्रोसिटी एक्ट की कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एसटी और एससी समुदाय के लिए एट्रोसिटी एक्ट है जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो एसटी एससी रिसोर्सेज वंचित है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको जो है इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती। तो आप सभी साथी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। और आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी एसटी और एससी, कोई भी आदिवासी एसटी एससी की जमीन में कोई व्यक्ति अगर कब्जा करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। अगर उसमें स्टे नहीं लगा हो, अगर सीमांकन होने के पश्चात जो है एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 का चा के अंतर्गत जो है, जो भी आदिवासियों की जमीन में कब्जा करता है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट दर्ज होती है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है और कई सालों से कोर्ट में मामले पेंडिंग चल रहे हैं और कई की पूरी खानदान गुजर गई, लेकिन उनकी जमीन उनको वापस नहीं मिली। तो जितने भी जागरूक साथी हैं जिनकी जमीन किसी गैर आदिवासी ने अगर कब्जा करके रखा है, अगर आपका भी मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो वो साथी हमसे संपर्क करें और कोशिश करें कि ऐसे मामलों में आप स्वतः जाकर धारा 3 की उपधारा 1 का चा के अंतर्गत ऐसे लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट मामला दर्ज कराएं। और अगला मामला ये भी है, अगर कोई भी बहुत सारे आदिवासी जो है, एससी के व्यक्ति जो है, जिनके पास जमीन होने के बावजूद भी उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, तो कुछ लोग जो है बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जी हाँ, आपके घर परिवार मोहल्ले क्षेत्र में आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है बाहर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल पाता। कई बार जो है उनको डरा धमका कर भगा दिया जाता है, उनको उनकी मेहनत की जो रकम है वो नहीं मिलती। इस कंडीशन में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) का जा के अंतर्गत जो है उनको बेगार या अन्य प्रकार के बालात श्रम बंधुआ मजदूर अगर बनाया जाता है तो ऐसे लोगों पर भी एट्रोसिटी एक्ट मुकदमा दर्ज होता है। और इस कंडीशन में शासन जो है 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का मुआवजा एसटी और एससी के लोगों को प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम अपने अधिकारों से जो है वंचित हैं, हम अपने अधिकारों को जान नहीं पाए हैं। इस वजह से थाना और वगैरह चौकी में भी ये नहीं हो पाता, एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगली चीज है, हमने देखा है बहुत सारे हमारे नए साथी जो है सरपंच बने हैं, जिला पंचायत बने हैं, और या फिर बहुत सारे अधिकारी है। अगर आपको कोई व्यक्ति दबाव देता है, अगर आपसे जबरदस्ती पैसे लूटने की कोशिश करता है या फिर धमकी देता है कि आपको मैं इसमें फंसा दूंगा, उसमें फंसा दूंगा, ऐसे व्यक्ति जो एसटी और एससी कैटेगरी से है, जो अभी अधिकारी है या फिर नए नए राजनीतिक पद धारण किया है, चाहे सरपंच हो, सचिव हो, जनपद हो, ऐसे लोगों को अगर कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अगर परेशान करता है तो उन सभी साथियों को मैं सूचित कर दूं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा तंग करता है या फिर इसी के साथ साथ जो है आपको त्रस्त करता है किसी प्रकार से, तो धारा 3(1) का डा के अंतर्गत पंचायत या नगर पालिका में एसटी एससी के लोगों को अगर कोई व्यक्ति परेशान करता है, उसके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट धारा कायम होती है। हम ये चीज आप सभी उन साथियों तक पहुंचाए जो इस मामले में पीड़ित है और इतना कुछ मानसिक और कई प्रकार से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो शासन प्रशासन हमारे लोगों को इसके लिए कुछ सहायता राशि देती है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे एसटी और एससी के साथी हैं जो शोषित वंचित हैं, लेकिन कई बार उनको जो है कई गलत प्रकार के फर्जी एफआईआर उनके ऊपर हो जाती है या फिर उनको मिथ्या दोष, झूठे मामले में उनको फंसा दिया जाता है। ऐसे मामलों में भी अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे झूठे मामलों में फंसाता है और आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको फर्जी मुकदमा, चाहे चोरी का हो या बलात्कार का हो या किसी भी प्रकार के मामला हो, इसमें अगर आपको फंसाया जाता है, मिथ्या दोष लगाया जाता है, तो आप ऐसे कंडीशन में नजदीकी थाना में जाकर एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) का ता के अंतर्गत जो है आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई झूठा दोष या फिर मिथ्या दोष भी नहीं लगा सकता। ये आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अपने पूरे परिवार में इस चीज के बारे में बताएं, क्योंकि ये मूल अधिकार है भाई। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जो है बहुत भ्रमित में रहते हैं। हम जो है कई लोगों के कई मिथ्या दोष के शिकार हो जाते हैं, कई झूठे मामले के शिकार हो जाते हैं। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अगली चीजें हम आपको ये भी बता दें, अगर आपको लोक दृष्टि में आने पर स्थान पर साहस है, अपमान करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अपमान करता है किसी भी जगह, आपको जाति सूचक गाली देता है या फिर गंदी गंदी गाली देता है, कई प्रकार से आपका मजाक उड़ाता है, अपमान करता है, तो इस कंडीशन में भी एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1) का दा के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अगर कोई भी पुलिस वाले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, कोशिश करें हम लोगों से एक बार ट्रिक्स पूछें, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप असहाय होकर एकदम से शांत बैठने की आपको जरूरत नहीं है। अगले साथियों, एक सबसे बड़ी चीज है, जो भी आदिवासी समुदाय से, आपको पता है आपकी संस्कृति की अपनी एक पहचान है। आपके जो देवधामी है
यहाँ तक कि मैं भी आदिवासी समाज से हूँ। हमारे जो देवधामी है वो जंगल पहाड़ों में है, और कई बार हम देखते हैं जंगल पहाड़ों में हमारे देवधामी है, हमारे पैन पुरखा है, आदिवासियों के जो अक्सर कर जो पैन पुरखाएं होते हैं, उनके पूजनीय जो भी शक्तियां होती है वो पहाड़ों में होती है। तो वहां पर वन विभाग वाले अगर आपको रोक रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके देव स्थल तक जाने के लिए आपको रोकने की अगर कोशिश करता है, आपको मारता है, डराता है, घुसने नहीं देता, इस कंडीशन में भी आपके राइट्स बनते हैं, आपके कुछ अधिकार हैं, वो भी हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई आपके धार्मिक वस्तु को हानि पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है, जैसे आपने देखा होगा एसटी एससी के जो महापुरुष है, इनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है, इनके महापुरुषों की, इस कंडीशन में उस व्यक्ति पर ये मामले भी जरूर दर्ज कराएं, एट्रोसिटी एक्ट भी जरूर दर्ज कराएं, इनके ऊपर जो है एट्रोसिटी एक्ट लगनी चाहिए। अगर आपको अपवित्र भी करता है आपके पैन पुरखों को, कोई किसी प्रकार से कोई घृणाजनक पदार्थ अगर आपके पुरखों की प्रतिमा में डालता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है बाकी धाराएं तो लगेगी सीआरपीसी आईपीसी की, लेकिन उसके साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट की ये धाराएं जरूर ऐड करें। अगर धार्मिक इस प्रकार से होता है तो धारा 3 की उपधारा 1 का ना के अंतर्गत जो है ऐसे लोगों पर बाकी सीआरपीसी आईपीसी की धारा तो लगेगी, साथ में जो है एट्रोसिटी एक्ट भी उनके ऊपर मामला दर्ज होगा। और हाँ, 1 मिनट साथियों, अक्सर कर एक और चीज देखा जाता है, रूढ़िगत स्थान पे जाने से अगर कोई व्यक्ति आपको रोकता है, वन विभाग वाले अगर रोकते हैं, तो इसमें धारा 3 का 1 का माह के अंतर्गत आप जो है वन विभाग के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हैं। जो भी अधिकारी आपको रोकता है आपके रूढ़िगत स्थान पे जाने के लिए, अगर वहां पर इस प्रकार का करता है। और अगली चीजें आप ये भी ध्यान रखें कि एसटी एससी की जो महिलाएं हैं, इनको बिना अनुमति के कोई व्यक्ति अगर स्पर्श करता है, इस कंडीशन में भी एक्शन ले, क्योंकि जो बलात्कार के आरोप है, कई प्रकार के मामले हैं, हमारे समाज की माताएं बहनों का जो अपमान होता है, इस कंडीशन में भी धारा एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 का बा के अंतर्गत एसटी एससी की स्त्री को कोई भी बिना अनुमति के स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी गैर आदिवासी। अगली चीज है, रूढ़िगत स्थानों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसका धारा 3 की 1 का माह के अंतर्गत होता है। और जैसे हमने बताया, मिथ्या साक्ष्य गणना, आपको कई बार हम देखते हैं कि हमारे एसटी और एससी के बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ मामला बन तो जाते हैं, लेकिन उसमें भी गलत प्रकार से सबूत जुटाया जाता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाता है, गलत सबूत जुटाने पर भी ऐसे लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज होती है। आप इसमें भी याद रखें, धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो है मिथ्या साक्ष्य देने वाला जो व्यक्ति होता है, झूठा गवाही तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। ये चीज भी आप याद रखें। और अगली चीजें आप हमेशा याद रखें कि ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कि 100% जो है कोई व्यक्ति का शरीर अक्षमता हो जाता है, किसी प्रकार से इतना विकलांग हो जाता है, 100% अगर कोई व्यक्ति विकलांग होता है, या फिर इस कंडीशन में जो है 100%, हालांकि किसी ने एसटी और एससी समुदाय के व्यक्ति को कई बार हम देखते हैं कि उनको इस कदर मारते हैं कि वो 100% में विकलांग हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको जो है 4500 रुपये महीना जो है 3 महीने तक उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ मकान, अगर जिसका पूरा 100% मकान अगर जल जाता है, फसल अगर 100% नष्ट हो जाती है, तो उसमें 4500 रुपये महीना 3 महीने तक आपको इसमें 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ मकान अगर आपका जल जाता है तो आपका भरण पोषण की और बर्तन वगैरह और पूरी सामान की जो जिम्मेदारी है वो शासन की है। आप याद रखें, कई लोग हम देखते हैं कि जो है हमारे एसटी और एससी के लोगों का जो है कई बार किसी दोषपूर्व कोई मकान जला देता है, या प्राकृतिक आपदा की वजह से मकान जल जाता है। इस कंडीशन में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो है आपका जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट में आप इस चीज की मांग करें कि आपको बर्तन और भरण पोषण 3 महीने तक पूरा खर्चा जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट आपका उठाने का काम करता है। और ये दोनों काम, किसी का शरीर अगर 100% अक्षमता अगर हो जाता है, तो फसल और मकान की जो जिस प्रकार से इसमें जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं इसमें मिलती है। अगली चीजें, अगर इसमें किसी के हस्बैंड की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर उनकी हत्या कर देता है, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कोई गैर आदिवासी अगर उनकी हत्या करता है, इस कंडीशन में मृतक की जो पत्नी है या उनको संतानों को जो है 6 महीने के अंतर्गत जो है 6 महीने के अंदर अंदर उनको रोजगार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब वो जिस प्रकार भी करती है उनको रोजगार देना पड़ेगा सरकार को। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गैर आदिवासी अगर हत्या कर देता है, तो उनके परिवार के या उनकी संतानों को जो 6 महीने के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है। अगली चीजें, अगर ये नहीं देते हैं रोजगार, तो इसके कृषि भूमि 2 एकड़ कृषि भूमि जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट राजस्व विभाग से बोलकर आपको 2 एकड़ जमीन देगा। किस कंडीशन में? जब कोई आदिवासी की हत्या कर देता है
और उसकी जो पत्नी है उनकी संतानें को पालन पोषण के लिए, और इसी के साथ साथ कई सारी उनके बच्चों को, अगर किसी के पिता की हत्या अगर हो जाती है तो उनके बच्चों को छात्रावास और कॉलेज तक की पूरी जो पढ़ाई का खर्चा है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट उठाता है। और इसी के साथ साथ कपड़े जूते वगैरह प्रत्येक साल जो है उनको प्रोवाइड होता है जब तक कॉलेज कंप्लीट ना हो जाए, और शिष्यवृत्ति वगैरह जो स्कॉलरशिप है उनको प्रोवाइड होती है। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी मैं जानकारी दे दूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है 2 अक्टूबर को वाद विवाद प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता के लिए स्कूल स्तर पे, प्राथमिक शाला या फिर मिडिल स्कूल के स्तर पे, कॉलेज स्तर पे जो है गवर्नमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट इसके लिए 50-50 हज़ार रुपए तक इनाम की राशि प्रोवाइड करवाती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं स्कूलों में 2 अक्टूबर को ये प्रतियोगिता नहीं होती है, पूरा पैसा जो है स्कूल के द्वारा या फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हुआ या कॉलेज हुआ, इनके द्वारा जो है पूरा राशि गमन कर लेते हैं। आप इस चीज का भी याद रखें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा रही है, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। आप उद्योग कार्यालय जाकर योजना के बारे में, स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी जो योजनाएं चल रही थी, कई जगह टारगेट पूरे हो चुके हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो या फिर बहुत सारी योजनाएं हैं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह संबंधित बहुत सारी योजना चल रही है। तो आप याद रखें, एट्रोसिटी एक्ट मामला एसटी और एससी के लोगों के साथ अगर वाकई आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके गवाहों को कोई व्यक्ति धमका रहा है, आपको जबरदस्ती जो है कोई थाना प्रभारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है कि जिस सामने वाला पक्ष जो है गुंडा है और आपको जो है एफआईआर वापस लेने के लिए आपको बार बार जो है समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है, इस कंडीशन में आप सामने आए। क्योंकि साथियों आपको पता है अभी जनरली हम एक एट्रोसिटी एक्ट की बैठक में हम थे, कल हम जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष हम बैठे थे, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं और शेयर कर देता हूँ। वो एक डॉक्यूमेंट था, कहाँ गया भाई, एट्रोसिटी एक्ट का था, हाँ साथियों आप देखिएगा, एक था ना अपने पास अभी जिसमें मामला देख रहे थे, ये है, ठीक है। आप देखिए, मैं कल में एक बैठक में था, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की एक बैठक होती है एट्रोसिटी एक्ट की, इसमें आप देखिए साफ क्या हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एसटी एससी वाले जो मामले होते हैं एट्रोसिटी एक्ट वाले मामलों में, इनमें कितने में सजा मिलती, किस हद तक, आप ये जानकारी मैं आपको अभी आपके समक्ष रख रहा हूं। तो साथियों बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, जो है आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम देंगे। ये देखिए, एट्रोसिटी एक्ट मामलों में आप अगर देखेंगे इसमें सजा योग है, इसमें दिया हुआ है टोटल प्रकरण में, आप देखिए इसमें 90 में से 90 प्रकरण एट्रोसिटी एक्ट के, उसमें से 71 लोगों को बरी कर दिए, मतलब उनके ऊपर जो है उनको बरी कर दिया गया, और 17 लोगों को ही सजा हुई है। ऐसा क्या होता है, एसटी एससी के पूरे मामले फर्जी नहीं होते, कोई हो सकता है 1-2 लोग जो है, कोई व्यक्ति षड्यंत्र पूर्वक, कोई गैर व्यक्ति आके आदिवासियों को बरगलाकर, हो सकता है 1-2 मामले फर्जी इस प्रकार के करवाएं, लेकिन हम देखते हैं हमारे आधे से ज्यादा मामले जो हैं इन पे जो है सजा नहीं होती। हमारे लोगों को डरा धमकाकर कोर्ट में ही वहां पर समझौता करवा दिया जाता है। जो सरकारी वकील हमें एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मिलता है, उन वकीलों को भी, मतलब ऐसे वकील खड़े होते हैं जो हमारे तरफ से ढंग से मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखते। तो आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, इस वीडियो में मैंने जितनी धाराएं बताया है, और खासकर जमीन को लेकर, अगर कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति आपके जमीन में कब्जा किया होगा तो आप साथी बेधड़क जाकर आप ये जरूर ध्यान दें कि उसमें स्टे भर नहीं लेना चाहिए। अगर स्टे लिया है तो उसका स्टे खारिज करवा के आप सीधा उसके ऊपर जो है एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 का चा के अंतर्गत उसके ऊपर सीधा मामला दर्ज करवाएं ऐसे लोगों पर। क्योंकि हम जो है इतना लड़ लिए यार, हमारे पास जमीन नहीं बची है, मजदूरी करने पे हम लोग आतुर हो चुके हैं, हमारे लोग रोड सड़कों में मजदूरी कर रहे हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इन धारा को आप पालन करें। फिर से बार बार बोल रहा हूं, आदिवासी की जमीन में कोई गैर आदिवासी अगर कब्जा करके बैठा होगा, अगर उसने स्टे नहीं लिया होगा, तो आप तुरंत जाकर धारा 3 की उपधारा 1 का चा के अंतर्गत उनके ऊपर आप सीधा मामला दर्ज करवाएं। और जितने भी साथी पेशा कानून क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, अपने पेशा जो पारंपरिक सभा है उसको मजबूत करो, और उसके अंतर्गत जितने भी ऐसे मामले होंगे उनका तुरंत अपने स्तर पे आप निपटारा करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में डट के मुकाबला करें। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको कहीं से भी हमारा नंबर मिल जाएगा, जो हमसे मदद होगी हम वो करेंगे।
और लड़ेंगे और हमें पता है हम जीतेंगे। तो जितनी भी चीज मैंने आपको बताया, रूढ़िगत स्थान पे भी जाने से अगर कोई व्यक्ति, वन विभाग भी आपको नहीं रोक सकता। जितने भी आदिवासी साथी है आपके जंगलों में पैन पुरखे बैठे हुए हैं और दूसरी जगह हम देखेंगे दूसरा व्यक्ति जाके कब्जा कर लेता, लेकिन आपके पुरखों की जगह पे जाने से बहुत सारे लोग रोकते हैं। ऐसे लोगों पर भी हम एफआईआर दर्ज करने का काम करेंगे, चाहे वन विभाग का कोई अधिकारी क्यों ना हो। हमारा अधिकार है, हमें राइट्स मिले हुए हैं, हम उनका पूरा का पूरा पालन करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति उनको खत्म करने के लिए अगर आवाज उठाता है, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के लिए, आप खुलकर सामने आए, ये हमारा अधिकार है, उसको कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। आप इस चीज को लेकर बने रहे साथियों। हमने देखा कि भोपाल में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं आपके इन मूलभूत अधिकारों को खत्म करने के लिए। आप खुलकर इनका विरोध करें और कोशिश करें कि हमारी जो जमीन जितने भी लोगों ने हड़प के रखे उन पे जो मैंने धारा बताई हूं, एट्रोसिटी एक्ट का जो भी धारा मैंने मेरे द्वारा बताई गई है, उन धाराओं पे आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके लास्ट तक लड़े। 1 इंच जमीन भी किसी को आप नहीं देंगे, चाहे वह पूंजीपति हो, सरकार हो, क्योंकि वर्तमान में सरकार भी आपकी जमीन को हड़पने के लिए G20 के अंतर्गत जो विदेशी अप्रवासी लोग आ रहे हैं वो कौड़ी के भाव आपकी जमीन को सरकार अपने अंडर पे लेती है और उनको कौड़ी के भाव उन अप्रवासी जो लोग आए थे वहां भारतीय अप्रवासी भारतीय उनको कौड़ी के दाम पे आपकी जमीन दे रही है। अपनी 1 इंच जमीन भी मत दो। और खासकर जो कोलमाई क्षेत्र के जो साथी है जिनका जो है जमीन अधिग्रहण हुआ था, आप एक चीज याद रखें, आपकी जो जमीन अधिग्रहण हुई है वो जमीन जिस काम के लिए अधिग्रहण किया गया था वो काम उसमें हुआ या नहीं हुआ, आप ये उसमें देखिए। अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसे जमीन भी आपको वापस मिलेगी, भले ही आपको मुआवजा मिल गया हो कोल माइंस के तरफ से, जो कोयला WCL के तरफ से अगर आपको भले ही मुआवजा दिया गया हो, अगर आपकी जमीन अभी भी खाली है तो उस जमीन को आप पुनः वापस ले सकते हैं। ऐसी जमीन को बिल्कुल ना छोड़े। लीज, आपकी जमीन को कोई खरीदता नहीं है, लीज पे लेता है और लीज का एक दायरा रहता है, चाहे 50 साल के लिए लिए हो, 70 साल के लिए लिए हो, 80 साल के लिए लिए हो, उसके बाद लीज खत्म हो जाती है। लीज खत्म होने के पश्चात वो जमीन दोबारा आपके पास आती है। लेकिन होता क्या है, हम उस जमीन को दोबारा ना लेते हुए सरकार जो है षड्यंत्र पूर्वक भोले वाले लोगों से जो है साइन करवा के वो जमीन को गवर्नमेंट के अंतर्गत कर लेती है। आपकी कोई भी जमीन सरकार नहीं ले सकती, आप याद रखें, सिर्फ लीज पे लेती है, 60-70 साल के लिए ले सकती है। अगर आप इस उद्देश्य से अगर उस जमीन को छोड़ देते हैं कि यार इसको तो हमें तो मुआवजा मिल गया, हो गई अब ये जमीन इनकी, गलत। आप 1 इंच भी जमीन, चाहे सरकार हो चाहे गैर आदिवासी हो, आपको 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। अगर किसी ने ले भी लिया षड्यंत्र पूर्वक तो आप भली भांति कानून का अध्ययन करें और अपनी जमीन को वापिस लें और अपने अधिकारों का प्रति जो है जागरूक हो, अपने लोगों को जागरूक करें और लड़ें। आज का वीडियो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर था और एट्रोसिटी एक्ट में आपने देखा होगा मुआवजा हमारा जो बनता है उसमें कई बार हमारे लोगों के पास कोर्ट तक आने के लिए पैसे भी नहीं होते। तो आप ये चीज याद रखें कि कोर्ट तक आने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एट्रोसिटी एक्ट के शिकार हुए हैं और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस कंडीशन में थाना, जो भी थाना में आपके एफआईआर दर्ज हुई है वो थाना प्रभारी आपको आने जाने का किराए का पैसा देता है। अगर आपको कोई पैसा नहीं देता इस कंडीशन में भी आप बोलें, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के अधिकार में हमें लिखा हुआ है और हम कलेक्टर महोदय से और बाकी आजाद थाना के तमाम अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा करें तो पैसा मिलता है। अगर आपको नहीं मिला हो आप आवाज उठाएं, उनको बोलें और बकायदा आप पैसा ले। अगर आपके ऊपर एफआईआर जो है आपने जिसने आपको मारा था उसके ऊपर आपने एट्रोसिटी एक्ट की धारा आपने लगा चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद वो व्यक्ति दोबारा आपको मारता है, तो इस कंडीशन में जब हम थाना जाते हैं तो पुलिस वाले ये बोल के हमारे लोगों को भगा देते हैं कि आपकी धारा हमने एफआईआर हो चुकी है, आप जो है आप जाइए, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, दोबारा अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है, दोबारा मार करता है, तो आप जाइए एफआईआर लिखवाइए, दोबारा वो एफआईआर दर्ज करेगा या जो पुरानी एफआईआर है रिपोर्ट है उसमें वो धारा ऐड करेगा। कई बार जो है हमारे लोग जो है पिट जाते हैं, एक बार पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी, दोबारा व्यक्ति रिपोर्ट लिख तो गई करके वो जाके सहनसा टाइप मार देता है और जब हम दोबारा पुलिस के पास जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखते। इस कंडीशन में भी आप जागरूक हुए, पुरानी एफआईआर में है तो वो धारा आगे देख के आप जुड़वाएं। अगर आप नहीं जुड़वा पा रहे हैं तो नई एफआईआर दर्ज होगी। अगर वो नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। और दूसरी चीजें, अगर आपको नहीं लिखते हैं तो आप सीधा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करें। नजदीकी जो भी आपके एसडीओपी कार्यालय है वहां पर जा सकते हैं, एसपी कार्यालय आप जा सकते हैं। और अगली चीजें इन्हीं में, ये बिल्कुल ध्यान से करें। अगर आपको लगता है कि आपको कौन सी धारा कब लगाई जाती है आपको नॉलेज नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, गूगल में आप सर्च करिए कि किसी फलाने व्यक्ति को मारने पे कौन सी धारा लगती है तो आपको तुरंत उसमें नॉलेज आ जाएगा। कई बार जो है हमारे पास नहीं होता संविधान, हमारे लोग संविधान की किताब नहीं रख पाते, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में आप बोलिए, उसमें आपको
पूरा पूरा समझ में जाएगा। अगर आपके पास कोई अगर नोटिस आई है, उसमें जो धारा लिखी है, तो आप उसमें बोलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा फलाना फलाना का मतलब क्या होता है, तो उसमें पूरा का पूरा लिखा क्या जाता है, पढ़िए उस धारा को, उसका मतलब क्या होता है, किस चीज का नोटिस थाने ने आपको पहुंचाया है। और कभी भी कोई नोटिस आती है, कोई भी अधिकारी आपसे साइन लेता है, तो आप साइन करें, साइन के नीचे तारीख भी लिखें और तारीख के नीचे समय भी लिखें। हम कई बार जो तारीख और समय नहीं लिखते, तो सामने वाला अधिकारी है जो नोटिस तामील करना मतलब नोटिस छोड़ने कि आप समय और तारीख नहीं लिख पाते, इस वजह से वो है वापस जाता है और जाकर उसमें अपने हिसाब से तारीख 4 दिन पहले के लिख देता है और उसमें बोलते हैं आपको तो बहुत पहले नोटिस तामील हो चुकी थी, बहुत पहले नोटिस मिल चुकी थी। आप बोलते हैं कहाँ, आपके पास क्या सबूत है, बोलते देखो आपके साइन के नीचे डेट और वो लिखी हुई है। तो आप खुद लिखें, नहीं तो वो अधिकारी खुद लिखकर जो है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहें। और जितने भी पढ़ने लिखने वाले साथी हैं वो पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ में रखें। आप सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार।